बच्चों, हम कर रहे हैं हिस्ट्री में आपका चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है द दिल्ली सुल्तान्स। आज है हमारा लेक्चर 116। हम हैं आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 37 पे। ठीक है, आज हम देख रहे हैं हमारा आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 37। ठीक है, सो पेज नंबर 37 पे हम हैं A closer look administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaqs। अच्छा, मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि कितनी सारी जो हैं डायनेस्टीज आई, कितने राजा आए दिल्ली में रूल करने। फिर आपने देखा कि पहले शुरुआत तो राजपूतों से हुई थी, तो कैसे कैसे फिर सारे जो मुस्लिम ओरिजिन के राजास हैं वो जो हैं सुल्तान्स हैं वो राज करने लगे दिल्ली पे। अब दिल्ली कैसे, मतलब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कि दिल्ली आखिर कैसे बना पूरे देश का कैपिटल। दिल्ली में ऐसी क्या बात थी, क्यों चेन्नई नहीं बना, क्यों कोलकाता को क्यों नहीं बनाया गया दिल्ली इंडिया का कैपिटल, क्यों मुंबई को नहीं बनाया गया, क्यों दिल्ली को ही बनाया गया। तो चैप्टर है उसी पे ही। तो किसी चीज, अगर कोई चीज कुछ बनी है तो उसके पीछे की हिस्ट्री जाननी जरूरी है, और हम वही जान रहे हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब देखरेख। ठीक है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत स्ट्रांग है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब भाई सारा जो देख रेख होती है, भाई हमारे स्कूल में टीचर्स को, जो टीचर्स बहुत अच्छी हैं, कैपेबल हैं, हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ बच्चों को अच्छे से ध्यान रखा जाता है, बच्चे एकदम अच्छे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इन सब में आता है। ठीक है, जो सारा मतलब जो भाई हमारे क्लर्क स्टाफ भाई सही है, सब कुछ अच्छा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, तो किसी भी संस्था में एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एंड कंसोलिडेशन मतलब अपने राज्य को और मजबूत करना, मजबूती देना। तो अभी हम देखेंगे दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में, और दिल्ली और मजबूत कैसे हुआ, किसके अंडर, खालजी। एक खालजी डायनेस्टी आई थी और एक आई थी तुगलक। तो इनके अंडर, सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खालजीज। ठीक है, इनके अंडर जो है दिल्ली कैसे कंसोलिडेट हुआ और पक्का हुआ, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सो कंसोलिडेशन किसी भी किंगडम का हो, जैसे कि दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत कोई छोटी सल्तनत, सल्तनत का मतलब रीजन। जो दिल्ली जगह थी वो कोई छोटी जगह नहीं थी। अगर हमें उस राज्य को मजबूती देनी थी तो उसके लिए गवर्नर्स चाहिए थे, रिलायबल गवर्नर्स, मतलब जो गवर्नर्स पे विश्वास किया जाए। एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब ऐसे राजा चाहिए थे, शासक चाहिए थे। तो रादर देन अपॉइंटिंग, मतलब दिल्ली सुल्तानों को अगर दिल्ली की सल्तनत अच्छे से संभालनी थी, ऑब्वियसली दिल्ली के राजा थोड़ी नहीं हर जगह, क्योंकि कोई दिल्ली छोटा नहीं था। सो अगर उन्हें दिल्ली को आगे बढ़ाना था तो उन्हें दिल्ली को देखने के लिए, देख रेख के लिए उन्हें एरिस्टोक्रेट्स मतलब अमीर, जो अमीर लोग थे, जो अच्छी पोजीशंस पे बड़े बड़े लोग थे, उन्हें रखने की उन लोगों ने क्या किया, दिल्ली सुल्तान्स ने क्या किया। अब देखो, इतना बड़ा राज्य था, अब चलाने के लिए कुछ लोग तो चाहिए। जैसे आपका स्कूल में नहीं, आपका स्कूल प्रिंसिपल तो सब कुछ कर नहीं सकता, इतना बड़ा स्कूल है। तो क्या करता है, सुपरवाइजर रखते हैं। ठीक है, आपने सुना है ना, सुपरवाइजर रखते हैं। सुपरवाइजर क्यों रखा जाता है, भाई प्रिंसिपल का भार थोड़ा कम हो। तो वैसे ही राजा लोग को भी अपना थोड़ा भार कम करने के लिए, भाई एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब सही चल रहा है वो देखने के लिए, राजा लोग किन्हें अपॉइंट करते थे, एरिस्टोक्रेट्स मतलब कुछ अमीर ऐसे लोग जो एकदम हाई फाई से लोग होते थे, जो देख रेख करते थे राजा के, जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का देखभाल करते थे। और एंड लैंडेड चीफ्टेंस मतलब जो वहाँ के चीफ थे, मतलब जो गांव वगैरह के जो मुखिया होते थे, उन्हें रखा करते थे। वो उन्हें क्या बना देते थे, गवर्नर्स। पहले क्या करते थे, राजा जो बहुत पहले जो राजा होते थे वो गवर्नर रखा करते थे। गवर्नर कौन होता है, राजा के बाद गवर्नर होता है। भाई गवर्नर ध्यान रखता है भाई सब कुछ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि राजा के लिए पॉसिबल नहीं था इतनी ज्यादा डीप घुसने का। सो वो क्या करते थे, तो पहले किन्हें रखा जाता था, एरिस्टोक्रेट्स और लैंडेड चीफ्टेंस को रखा जाता था गवर्नर के तौर पे। पर जो दिल्ली सुल्तान्स आए, जैसे कि
इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने इन अमीरों को और इन लैंडेड चीफ्टन्स को गवर्नर नहीं रखा। उसने किसको गवर्नर रखा? उसने स्लेव्स को, स्पेशल स्लेव्स को, उसने अपने गुलामों को गवर्नर बनाया। अब देखो, सोच देखो कैसी है। ये गुलाम खरीदे गए थे उसकी मिलिट्री के लिए। जो इल्तुतमिश राजा था उसकी सोच देखो। अब उसकी सोच देखो, उसने क्या सोचा कि अगर मैं ऐसे हाई फाई लोगों को, ये लैंडेड चीफ्टेंस, एरिस्टोक्रेट्स, ये सारे हाई फाई लोग थे ऊंची कास्ट के, और अगर ऐसे लोगों को गवर्नर बनाऊंगा तो ये तो पावर करेंगे तो कभी शायद मेरी गद्दी पे भी चढ़ जाएं। तो इल्तुतमिश इतना इंटेलिजेंट था, उसने ना गुलामों को, जो उसने गुलाम खरीदे थे अपनी मिलिट्री सर्विस के लिए, मिलिट्री सर्विस मतलब उसने अपने जो सेना के लिए जो गुलाम, पहले के ज़माने में गुलाम भी खरीदे जाते थे, तो उसने गुलाम खरीदे थे। और उन गुलामों का नाम था, उन गुलामों को पर्शियन, क्योंकि उस टाइम जो मुसलमान राजा थे पर्शियन लैंग्वेज यूज करते थे, सो उन गुलामों को, स्पेशल स्लेव्स को पर्शियन में क्या कहा जाता था? बंदागण, BANDA, बंदागण कहा जाता था। तो बंदागण कौन है? कोई आपसे क्वेश्चन पूछे बंदागण कौन है, तो आप क्या कहोगे? बंदागण क्या है? स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदागण इन पर्शियन। ठीक है, पहली पॉइंट क्या लिखोगे? rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi Sultan Iltutmish favored special slaves purchased for military service called बंदागण in पर्शियन। तो आप ये सारा लिख दोगे, ठीक है, रादर से लेके पर्शियन तक। ठीक है, तो उन्हें क्या करा जाता था? मतलब क्योंकि वो स्लेव्स थे, मतलब वो स्लेव्स हुआ करते थे नीच जात के, कम जात के। स्लेव्स कौन? गुलाम कौन होंगे? ऑब्वियसली कम जात वाले लोग। सो उनको क्या किया जाता था? उनको ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो उसके राजा के कुछ पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं, जो राजा के बहुत सारे, देखो कोई किंगडम छोटा नहीं होता है। जैसे अभी भी देखो हमारा देश है, तो उसमें देखो, उसमें पॉलिटिक्स है, उसमें एंटरटेनमेंट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो किंगडम होता है, जो देश होता है, तो वो किंगडम, उस टाइम भाई दिल्ली भी किंगडम तो कोई छोटा मोटा नहीं था। तो वहाँ पे इन जो बंदागण थे, इन बंदागण को कुछ पॉलिटिकल ऑफिसेस दिए जाते थे, और वो पूरे के पूरे, मतलब थे तो कौन? ये लोग बंदागण। इनको भले उसने गवर्नर बना दिया, ऑफिसेस दे दिए बैठने के लिए, पर वो थे तो क्या? स्लेव्स थे। किसके स्लेव्स थे? राजा के स्लेव्स थे। तो राजा उनका क्या हुआ? मास्टर था। तो वो थोड़ी थोड़ी बात पे राजा से पूछ के ही करते थे। द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाय, तो इसलिए जो सुल्तान होते थे, जैसे इल्तुतमिश है, तो इल्तुतमिश को इन लोगों पे ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि वो गुलाम थे। वो मतलब वो तो पहले धन्य हो जाते थे राजा जब उनको पॉलिटिकल ऑफिस में बैठने के लिए बोलते थे, क्योंकि स्लेव्स के काम कैसे गंदे गंदे होते थे, तो मतलब गुलाम थे, उनसे खराब काम कराए जाते थे, बिल्कुल कोई ना करे वैसे काम। तो उनको पॉलिटिकल ऑफिस में देके उनको इंचार्ज बना देता था राजा। तो ये लोग तो ऐसे ही खुश हो जाते थे राजा से। तो ये राजा उन पे पूरा, अब कोई अगर देखो, इवन आप देखो, आपकी मदर है, अगर आपकी मदर मेड रखती हैं, ठीक है, सो आपकी मम्मी मेड के साथ अच्छा चलती हैं, फिर वो मेड से अच्छा चलेंगी तो वो क्या करेगी? आपकी मम्मी अच्छा चलेंगी तो वो अच्छा काम करेगी, उसको आप, तो ऐसे ही होता है ना, आप मतलब जिससे काम कराते हो, अगर आप उसे अच्छा चलो तो वो भी आप, तो ऐसा ही था राजा के साथ भी। तो राजा पूरा उनको अच्छी पोजीशंस देता था, तो बदले में वो लोग भी ट्रस्टी थे, मतलब वो लोग सच्चे होते थे राजा के साथ। राजा उन पे रिलाय कर सकता था, मतलब राजा उन पे पूरा विश्वास कर सकता था। जबकि राजा अगर इन चीफ्टेंस को, इन एरिस्टोक्रेट्स को रखता तो शायद ये लोग कभी धोखा दे देते, कभी पैसे में झोल करते। पर ये जो बंदागण थे, ये थे ही गुलाम, राजा के थे ही गुलाम, तो ये थोड़ी राजा से चीटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, आपको लेक्चर 116 स्टार्ट लोगे तो आपको ये सारी पॉइंट्स लिखनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, पर्शियन तक आपको ये सब लिखना है। ठीक है, आपको पॉइंट सारी लिखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे पेज 38 पे। तो पेज 38 पे हम देखते हैं, पेज 38 पे, द खालजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यूड टू यूज बंदागण एंड ऑल्सो रेस्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। तो खाली इल्तुतमिश नहीं, खालजीज, तुगलक्स, ये सब लोग किसको यूज, ये बंदागण को ही यूज करते थे।
और वो लोग इनको बाकायदा पालते थे। हम्बल बर्थ मतलब हम्बल का मतलब छोटी जातियाँ, बर्थ मतलब जातियाँ, छोटी जातियों में पैदा हुए लोगों को वो रेज करते थे, उनको पालते भी थे। और उन्हें आगे जाके क्या कहा जाता था? क्लाइंट्स। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था? क्लाइंट्स। ठीक है, वो उनको मतलब उनको बड़ा करके फिर उनको अपने राज्य में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पोजीशंस देते थे। मतलब खालजीस और तुगलक्स किसे पसंद करते थे? इन नीच जात के कम लोगों को, स्लेव्स को, बंदागण्स को, और उन्हें आगे जाके वो उन्हें क्लाइंट्स कहते थे। ठीक है, तो इस तरह से दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एज एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फिर इन क्लाइंट्स को क्या कहा जाता था? मतलब बंदागण होते थे ना, तो बंदागण, देखो फिर से, खालजीज और तुगलक्स बंदागण को यूज करते थे। एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स। और वो उन मतलब जो कम जात के लोग थे उन्हें बड़ा करते थे, जिन्हें वो क्लाइंट्स भी कहते थे। क्लाइंट्स का मतलब वो राजा की पूरी रहमत पे होते थे, मतलब राजा उनको पूरा ध्यान देता था, राजा पे पूरे डिपेंडेंट होते थे, और फिर उनको बड़ा करके वो हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पे बिठा देते थे, उन्हें जनरल्स बना देते थे, गवर्नर्स। मतलब आप देखो तो खालजीस, तुगलक, इल्तुतमिश, किन पे सब ये बंदागण, क्लाइंट्स, इनसे राज्य कराते थे। अब थे ये नीच जाति के लोग, कम जाति के लोग थे, पर इनसे ही राज्य कराया जाता था। तो इससे क्या हुआ? हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी मतलब जो पॉलिटिकल, जो राजा तो अकेला तो था नहीं, राजा का पूरा दरबार होता था, तो उसके जो बाकी मंत्री तंत्री थे उनको इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी मतलब उन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि स्लेव्स और क्लाइंट्स कौन थे? वो तो थे हम्बल बैकग्राउंड से, वो कम जाति के लोग थे, तो उन्हें पसंद नहीं था कि कम जाति के लोग हमारे राज्य में गवर्नर बने। तो ये पॉइंट लिखेंगे। Khaljis and Tughlaqs continued to use Bandagan and also raised people of humble birth who were often their clients. This also introduced an element of political instability. तो इससे क्या आया? भेदभाव आया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब जो खालजी और तुगलक के ही जो उसके मंत्री तंत्री थे वही उनके खिलाफ हो गए। ठीक है, फिर आगे जो स्लेव्स और क्लाइंट्स थे, पर ये जो स्लेव्स होते थे, ये जो मतलब स्लेव्स रखते थे राजा, क्लाइंट्स रखते थे, वो लॉयल थे मास्टर्स के एंड पैट्रॉन्स। पैट्रॉन्स मतलब भाई जो उनको लाए थे खरीद के, वो अपने राजा मास्टर्स के, मतलब जो उनके मालिक थे, जो उनके सारे जो पेट्रॉन्स थे उनके सारे बहुत ही लॉयल होते थे, बट नॉट टू देयर हेयर्स। नॉट टू देयर हेयर्स मतलब ये अपने वंशजों के जो लॉयल नहीं थे, वो राजा से, मतलब गुलाम, ये जो गुलाम लोग होते थे, क्लाइंट्स होते थे, वो अपने राजा मतलब अपने मालिक से ही वफादार होते थे। वो अपने हेयर्स से मतलब उनके बेटे, उनके बेटों के बेटे, उनसे वफादार नहीं होते थे, तो वो सिर्फ अपने राजा से ही वफादार थे। ठीक है, मतलब भाई जैसे राजा, मेरे को इस राजा ने भाई, जैसे एक स्लेव को एक राजा ने खरीदा, सपोज स्लेव को इल्तुतमिश ने एक स्लेव को खरीदा। अब वो स्लेव है ना, अपनी जिंदगी इल्तुतमिश के नाम कर देगा कि भाई मेरा पूरा जीवन तेरे नाम, भाई मैं तेरा गुलाम। पर इल्तुतमिश की बेटी रजिया थी, तो वो रजिया की गुलामी नहीं करेगा, वो रजिया को कहेगा मैं तेरी गुलामी क्यों करूं, मेरे को तो तेरे पिता ने खरीदा है। तो ये स्लेव्स और क्लाइंट्स क्या करते थे? वो अपने मास्टर्स से तो लॉयल थे जो उनको खरीदते थे, पर नॉट टू देयर हेयर्स। हेयर्स का मतलब HEIRS, हेयर्स का मतलब उनके वंशज, वंशज मतलब बेटा बेटी। ठीक है, उनके आगे की जनरेशन्स के साथ वो लोग वफादार नहीं थे। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स। अब जो नए सुल्तान आते थे, ठीक है, जैसे राजा का बेटा आया, ठीक है, अब राजा बूढ़ा हुआ, राजा का बेटा आया, तो वो फिर अपने सर्वेंट्स रखता था, वो अपने गुलाम रखता था। तो एज अ रिजल्ट द एसेशन ऑफ न्यू मोनार्च ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी। तो इससे क्या हुआ? जैसे ही नया राजा, मोनार्च मतलब एसेशन मतलब भाई जब नया राजा गद्दी पे चढ़ता था तो इससे झगड़ा होता था पुराने और नए नोबल्स के बीच, मतलब पुराने और जो नए लोग होते थे उनमें झगड़ा हो जाता था।
The patronage of these humble people by the Delhi Sultan also shocked many elites, and the authors of Persian Tawarikh criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base born to high offices. अभी राजा को ये तो प्रॉब्लम आती थी कि कॉन्फ्लिक्ट होता था, क्योंकि जो नए सुल्तान आते थे वो नए रखते थे, फिर वो पुराने और नौ में झगड़े होते थे, ठीक है। इसके अलावा ये जो हम्बल पीपल थे, मतलब ये जो कम जाति के लोग थे, पैट्रोनेज मतलब ये जो इनकी वफादारी थी, जो दिल्ली सुल्तान जो इन पे इतना विश्वास करते थे। ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलिट्स, एलिट्स मतलब जो बहुत बड़े बड़े लोग थे वो भी हैरान होते थे कि दिल्ली सुल्तान ये कर क्या रहे हैं, ऐसे कम जात के लोगों को इतनी अच्छी पोजीशंस क्यों दे रहे हैं। और जो दिल्ली सुल्तान की तारीफ़ों में तवारीख लिखते थे, ऑथर्स ऑफ पर्शियन तवारीख मतलब वो बुक्स लिखवाते थे दिल्ली सुल्तान अपने बारे में इन तवारीख में, तो वो लोग भी इस बात के लिए दिल्ली सुल्तान की क्रिटिसाइज करते थे, बुराई करते थे कि आखिर ये लोग ऐसे लो कम जाति बेस बॉर्न ऐसे कम जाति और नीच जाति के लोगों को हाई ऑफिसेस में कैसे रख रहे हैं। मतलब दिल्ली सुल्तान को जो कम जाति के लोगों को, अब ऐसे इसमें आप एक पॉजिटिव बात ये देखो, दिल्ली सुल्तान ओपन माइंडेड थे। देखो भले आप कुछ भी बोलो, इनका विचारधारा देखो, आज की डेट में भी आजकल काफ़ी लोगों की सोच इतनी ख़राब होती है। उस टाइम पे दिल्ली सुल्तान की सोच कितनी अच्छी थी। वो स्लेव्स को भले उनका मतलब होता था, वो ये सोचते थे हमसे वफादार होंगे, कम जात के हैं हमसे वफादार होंगे, पर आप सोचो उन्होंने सोच कितनी उनकी कैसी सोच थी। उस टाइम भी वो लोग भेदभाव नहीं करते थे, जबकि आज के टाइम में भी कितना भेदभाव है, ठीक है। सो मतलब ये बहुत अच्छी बात आप कह सकते हो दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। तो आप इसमें क्या पॉइंट्स लिखोगे कि द पैट्रोनेज मतलब इनको आसरा देना, आसरा दिया, आसरा देते थे ना, मतलब इनको ये लोग प्यार करते पुचकारते थे, मतलब इन लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। तो पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलिट्स मतलब जो ऊंचे घराने के अमीर लोग थे, एंड द ऑथर ऑफ पर्शियन तवारीख्स, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक सारा आप लिखेंगे, ठीक है। मैं जितना टिक करा रही हूँ ये सारा आपको एज अ पॉइंट अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पेज नंबर 39 पे आते हैं। पेज नंबर 39 पे बच्चों, पेज 39 पे हम लोग हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि शुरू के जो सुल्तान थे, जैसे कि खालजी और तुगलक थे, वो आपको पता है वो शुरू के सुल्तान इल्तुतमिश की तरह खालजी और तुगलक क्या करते थे, वो जो मोनार्च का मतलब क्या होता है, राजा, ठीक है। सो खालजी और तुगलक राजा किनको अपॉइंट करते थे, मिलिट्री कमांडर्स को ही गवर्नर बना देते थे, ठीक है। मतलब वो लोग माने नहीं, उनके सब लोगों ने बोला भाई आप गलत कर रहे हो, आप कम जात के लोगों को कर रहे हो, पर ये लोग माने नहीं। तो ये लोग किसको बनाते थे, सो द खालजी एंड तुगलक मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज द गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज, ठीक है। वो अपने उनको मिलिट्री कमांडर्स को ही गवर्नर बना देते थे। गवर्नर बहुत बड़ी पोजीशन होती है, ठीक है, मतलब पूरे जो स्टेट को आज भी आप गवर्नर वर्ड सुनते हो तो कोई छोटा वर्ड नहीं है। सो पूरे गवर्न करते थे पूरी टेरिटरी को। सो गवर्नर टेरिटरीज ऑफ वेरियस साइजेस, मतलब वो अपने छोटे छोटे टुकड़ों के गवर्नर बना देते थे, क्योंकि उनका जो दिल्ली कोई छोटा नहीं था, बड़ा था। सो छोटे छोटे टुकड़ों के छोटे छोटे मतलब एक एक टुकड़े, तो क्या आप सोचो ना, कोई छोटी भी मतलब छोटा टुकड़ा भी कितना छोटा टुकड़ा होगा, मतलब एक एक जगह का वो एक एक गवर्नर घोषित कर देते थे। और जब भाई वो उनको वो जगह देते थे, भाई उसको बोलते थे तू इस जगह का गवर्नर है, तो तू इस जगह इस जमीन का गवर्नर है। तो जमीन को वो लोग पर्शियन में इक्ता बोलते थे, इक्ता, IQTA, इक्ता वो बोलते थे, हमने तुम्हें इक्ता दिया, इक्ता मतलब मैंने तुझे जमीन दी। एंड देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादार, और मुक्ति, और मतलब उस जमीन का गवर्नर था उसको इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था, ठीक है। इन इक्तादार या मुक्तीस की ड्यूटी क्या होती थी, द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीस वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास।
इन मुक्तीस, ये इक्तादार या मुक्तीस मतलब ये जो गवर्नर होते थे, इनका काम क्या होता था? मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना, मतलब वो लीडर थे मिलिट्री कैंपेन्स के। लॉ और ऑर्डर मतलब मेंटेन करते थे, कानून बनाते थे अपने इक्तास के, ठीक है। सो इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विसेज, मतलब मिलिट्री सर्विसेज के जो एक्सचेंज में, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीस कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरीज, ठीक है। मतलब वो क्या करते थे? मिलिट्री सर्विसेज के एक्सचेंज में, ठीक है, मिलिट्री सर्विसेज के एक्सचेंज में मुक्तीस क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और मतलब एक सैलरी के तौर पे। मतलब क्या होता था? मुक्तियों को क्या संभालना होता था? जो राजा ने उनको जो जगह दी है वो संभालते थे। तो वो जगह संभालने के लिए उनको मिलिट्री लगती थी, ऑब्वियसली पूरी आर्मी रखती थी। तो वो आर्मी को संभालने के लिए और वो जो जगह उनको दी गई थी उसका कानून की देखभाल करने के लिए वो लोग क्या करते थे? उन लोगों को राजा ने बोला हुआ था कि तुमको मैं जो जगह दे रहा हूँ तुम वहां से रिवेन्यू कलेक्ट करो। रिवेन्यू मतलब तुम वहां से टैक्स लो, भाई वहां के लोगों से टैक्स लो और वही तुम्हारी सैलरी हुई, ठीक है। सो मुक्तियों को सैलरी वो खुद लेते थे, कहाँ से? जो लोग होते थे उन्हीं से, मतलब जो राजा उनको देता था जगह, इक्ता, जो लैंड देता था, इक्ता, जिसके वो इक्तादार या मुक्ति थे, तो उन्हें कहता था भाई तू खुद ही सैलरी तेरी भरपाई कर ले, तू इनसे ले ले, ठीक है। सो दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रिवेन्यू, और इसी से ही वो जो सोल्जर्स थे, मतलब वो ऑब्वियसली वो लीडर थे तो उनके अंदर भी जो सोल्जर्स थे तो वो उनको भी उसी से पेमेंट करते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तीस, मतलब ये जो मुक्ति थे, ये जो मुक्ति रखते थे राजा, सो कंट्रोल ओवर मुक्तीस वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल। मतलब मुक्तियों पे राजा का अच्छा कंट्रोल होता था, ठीक है। अगर हम उन्हें मतलब इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल, अगर आप उनसे उनका ओहदा ना लो, अगर आप किसी और को उनका ओहदा ना लो तो वो कंट्रोल में रहते थे। और अगर उन्हें इक्तास दो, इक्तास मतलब आप अगर उन्हें जमीनें दो देख रेख के लिए, कुछ मतलब कम कम टाइम के लिए अगर कोई कोई जगह देते थे तो वो बहुत अच्छे से काम करते थे। These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of अलाउद्दीन खलजी and मोहम्मद तुगलक। अब इनकी सर्विस को एकदम मतलब बहुत ज़्यादा रिगरसली इम्पोज किया गया, मतलब उनको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करा जाने लगा। Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by मुक्तीस। अब क्या हुआ? अलाउद्दीन खलजी को और मोहम्मद तुगलक को अब इन पे थोड़ा सा विश्वास कम रहा। अब क्या करते थे? अब इन पे थोड़ा सा अत्याचार जैसा होने लगा। ये जो मुक्तीस थे, मतलब जो राजा ही अपॉइंट करता था, मतलब ये कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, मतलब क्योंकि रिवेन्यू कलेक्ट तो यही लोग करते थे, तो इनके ऊपर अकाउंटेंट्स बिठाए गए। अकाउंटेंट्स मतलब भाई जो गिनती करने वाले लोग थे वो बिठाए गए। सो अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट बाय द मुक्तीस। मुक्तीस कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, रेवेन्यू भाई टैक्स लेने में चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं, खुद तो नहीं खा जा रहे हैं, तो इसके लिए किनको रखा गया? अकाउंटेंट्स को, ठीक है। केयर वॉज टेकन दैट मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। पूरा ध्यान रखता जाता था मुक्तियों पे कि भाई वो लोग जितना टैक्स हम बोल रहे हैं उतना ही ले रहे हैं, और वो लोग जितनी सोल्जर्स रखने हैं उतने ही रख रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं रख रहे हैं। मतलब अब राजा लोग ये मुक्तियों पे भी अपनी कमर कसने लगे। कौन? अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक, ठीक है। इल्तुतमिश के टाइम ऐसा नहीं था, पर अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक थोड़े से जो कह सकते हो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनको उन पे कम विश्वास था मुक्तीस पे। तो मुक्तीस को वो लोग भले बनाते थे, उनको लीडर बनाते थे, पर साथ ही साथ उसके ऊपर वो अकाउंटेंट रख देते थे, ठीक है भाई, अकाउंटेंट उन पे देख रेख करे, ठीक है। As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samant aristocrats and rich landlords to accept their authority. जो दिल्ली सुल्तान थे वो हिंटरलैंड ब्रॉट द हिंटरलैंड अंडर देयर कंट्रोल। अब देखो दिल्ली सुल्तान्स ने धीरे धीरे हिंटरलैंड को भी अपने अंदर कर लिया। हिंटरलैंड क्या था?
हिंटरलैंड वो जगह थी जहाँ से राजाओं को, भाई राजा वहाँ से ट्रेडिंग करते थे, लूट के कभी सामान लाते थे। सो वो हिंटरलैंड राजा के जो आजू बाजू, राजा के जो किले के आजू बाजू की जगहों को हिंटरलैंड कहा जाता था। तो धीरे धीरे अब दिल्ली सुल्तानों ने हिंटरलैंड को भी जीतना चालू कर दिया। They forced the landed chieftains, the सामंत, aristocrats and rich landlords to accept their authority. अब क्या हुआ, अब देखो, अब दिल्ली सुल्तान दिल्ली सुल्तान अपने राज्य के लिए किसको रखते थे, वो कम जात वाले लोगों को रखते थे। पर जैसे उन्होंने हिंटरलैंड जीता ना, तो हिंटरलैंड में उन्होंने वापस जो अच्छे अच्छे लोग थे, जो ऊंची जात के लोग थे, उनको अपॉइंट करना चालू कर दिया। सो उसके लिए वो किसको कर रहे थे, दे फोर्स द लैंडेड चीफ्टेंस, मतलब लैंडेड चीफ्टेंस मतलब जमींदार, सामंत, एरिस्टोक्रेट, सामंत मतलब ऊंची पोजीशन वाले अमीर लोग, रिच लैंडलॉर्ड्स अमीर जमींदार, टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, मतलब अपने राज्य के लिए वो लोग कौन रख रहे थे, वो लोग कम जाति वाले लोग। पर जब हिंटरलैंड जीता तो उसके लिए ये लोग अमीर, ये अच्छे लोग रखने लगे। Under Alauddin Khalji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its control. अलाउद्दीन खलजी आया राजा बन के, जब सुल्तान बन के आया तो मतलब स्टेट ने क्या किया, सारा जो भी टैक्स लेना देना वो सब अपने अंडर कर लिया। मतलब उसने सारा जो लैंड रेवेन्यू था, वो जो टैक्स लिया जाता था, उसने सब अपने हाथ कर लिया। The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. जो लोकल चीफ्टेंस होते थे, मतलब जो लोकल चीफ्स होते थे, जो रेगुलर चीफ होते थे जो जगह के, उनको बोला पहले रेवेन्यू कौन कलेक्ट करते थे, लोकल चीफ्टेंस, मतलब राजा लोकल चीफ्टेंस रखते थे, वो लोग टैक्सेस कलेक्ट करते थे। पर अब उनको मना कर दिया, आप टैक्सेस नहीं लोगे, उल्टा अब उनको भी टैक्सेस देने थे, अभी उनको भी टैक्स देना पड़ता था। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। अब सुल्तान ने क्या कर दिया, सबको हटा दिया। इसने मतलब भाई लैंड रेवेन्यू के लिए वो रखता था ना अलग अलग लोग, ठीक है, तो लोकल चीफ्टेन वगैरह रखता था, उनको हटा दिया। भाई अब तुम लोग मत लो रेवेन्यू, उसको विश्वास ही नहीं था, तो अलाउद्दीन खालजी को विश्वास नहीं था। सो अंडर अलाउद्दीन खालजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल, ठीक है। तो अब मतलब जो लोकल चीफ्टेन का काम था टैक्स लेने का, वो राजा ने अपने अंडर ले लिया, ठीक है। तो उसने किसको ये काम दिए, सुल्तान ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर को, मतलब जो उसके खुद के महल के जो लोग थे उसने ये काम भी उनको दे दिया। सो द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। अब उसने अपने महल के लोगों को ही काम दे दिया कि भाई जो ये अलग अलग ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को सब माप के आओ और जो भाई सारा हिसाब किताब तुम देखो। Some of the old chieftains and landlords served the sultanate as revenue collectors and assessors. उसने कुछ पुराने chieftains को, कुछ पुराने assessors को रखा अपनी टीम में कि भाई तुम लोग ये सारा हिसाब किताब देखो। मतलब अब वो जो तीसरी पार्टी वो खुद रखा करता था, फिर वो कोई रखते थे, फिर जाके वो मतलब कैलकुलेट करते थे, फिर वो मतलब वो सब बंद कर दिया। अब सब उसने अपने हाथ कर लिया, उसने अपने ही एडमिनिस्ट्रेटर्स कलेक्शन पे लगा दिए। तो अब अलाउद्दीन खलजी के टाइम कितने टैक्सेस थे? सो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कितने टैक्सेस थे? देयर वर 3 टाइप ऑफ टैक्सेस। अलाउद्दीन खलजी के टाइम 3 टैक्सेस थे। कौन कौन सा? ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खारज and amounting to about 50% of the peasants' produce, on cattle, on houses। तो अलाउद्दीन खलजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खलजी कौन कौन से टैक्सेस लेता था। अलाउद्दीन खलजी कौन कौन से टैक्सेस लेता था? तो 3 टैक्सेस लेता था। सबसे पहले कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर बड़ी एरिया में कोई कुछ उगाना, क्रॉप कल्टीवेट करना। तो अगर कोई किसान क्रॉप उगा रहा है तो उसे कहा जाता था, क्रॉप उगाने पे वो टैक्स लेता था, उसका नाम होता था खारज। कैसे वो टैक्स लेता था कि जो भी किसान उगा रहा है, पीजेंट का मतलब किसान, तो पीजेंट जो भी उगा रहा है, प्रोड्यूस मतलब उगा रहा है, तो पीजेंट जो भी उगा रहा है वो जो उगाया है ना, उसमें से 50%
राजा को उसको टैक्स देना है। समझो किसान ने 2000 की खेती करी तो 2000 की खेती में 1000 रुपया उसको तो टैक्स दे देना। मतलब आप सोचो कितना खराब बात है, आपको अपनी मेहनत का 50% टैक्स में देना है, ठीक है। ऑन कैटल, कैटल पे भी किसान जो कैटल रखता था, गाय और इवन जो मिल्कमैन वगैरह कैटल्स रखते थे, उस पे टैक्स, ठीक है भाई, आपके पास इतनी कैटल है इसका टैक्स दो। ऑन हाउसेज, आपके घरों पे, ठीक है, घरों का टैक्स तो चला आ रहा है पर ये तो कुछ ज्यादा ही, 50% किसानों से लेना कैटल, ठीक है। सो ये तीन टैक्सेस पे अलाउद्दीन खिलजी की सरकार सल्तनत। मतलब आप देख रहे हो दिल्ली में क्या क्या हुआ था भाई। दिल्ली का आज जो नाम है, दिल्ली आज कैपिटल बन गया है, तो दिल्ली पे क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे राज हुआ था, ठीक है। सो ये हमने क्या पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने 3 टैक्सेस लगा रखे थे। खारज, तो खारज एक तरह का टैक्स है जो कि किसान की 50% इनकम का होता है। किसान मतलब पीजेंट। कैटल पे टैक्स और हाउसेस पे टैक्स, ठीक है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। ये आपको बहुत याद रखना जरूरी है कि जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, सो इंडिया के जो लार्ज पार्ट्स थे वो दिल्ली के बाहर, दिल्ली के कंट्रोल में नहीं आए, ठीक है। दिल्ली के कंट्रोल में कुछ एरियाज आए पर बहुत सारी एरियाज हैं इंडिया की वो दिल्ली के कंट्रोल में नहीं आई, क्योंकि वो लोग दिल्ली में बैठे बैठे, जैसे बंगाल है, बंगाल को वो लोग नहीं कंट्रोल कर पाए, ठीक है। उन्होंने साउदर्न इंडिया को एनेक्स किया, मतलब दिल्ली ने साउदर्न इंडिया जाके जीत ली, तो द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट, मतलब जीत भी ली और फिर वो इंडिपेंडेंट भी हो गई। मतलब वो अपना, क्योंकि वो दिल्ली वो तो दिल्ली की देखरेख में ही उनका सारा, तो दिल्ली कोई छोटी नहीं थी, तो वो दिल्ली का, वो पूरी इंडिया पे राज करने का सोच रहे थे पर वो लोग आगे अपना दबदबा कायम नहीं रख पाए। तो बंगाल, तो वो बंगाल सोचते थे पर वो जीत नहीं पाए क्योंकि वो दूर था। फिर क्योंकि उस टाइम तो देखो ना आप भाई, उस टाइम व्हीकल्स वगैरह भी नहीं थे भाई, बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ, हॉर्सेस होते थे, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था कि दिल्ली से अगर वो बंगाल जीतने जाना है तो इतने सारे सोल्जर्स को ले जाना, सोल्जर्स को पैदल पैदल ले जाना पड़ता था, इतने तो घोड़े भी नहीं होंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप देखो, अगर भाई अगर कोई नजदीक की टेरिटरी जीतनी हो, जैसे उसने हिंटरलैंड जीत लिए, दिल्ली के आजू बाजू जो हिंटरलैंड थे वो जीत लिए, पर जो दूर दूर की टेरिटरी से बहुत दूर है वो सोच ही नहीं सकते थे कि इतनी सारी जो फौज है उसको ले जाना वहाँ, क्योंकि जाने जाने में भी 1 साल लग जाए। 1 साल आप जब जाओ, पैदल पैदल ले जाओ, तो बीच में खिलाना पिलाना, सोल्जर्स की देखभाल करना, कोई मर जाए, कोई बीमार हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो वो लोग अब दूर की सोचते भी नहीं थे। और उन्होंने दूर की एक टेरिटरी साउदर्न इंडिया जीती थी, साउथ में जो नीचे केरला वगैरह है वहाँ जाके जीता था, तो भी उस थोड़े ज़्यादा टाइम तक उनका पावर वहाँ नहीं चला। इवन इन द गंगेटिक प्लेन मतलब गंगा वाली एरिया, ठीक है, गंगा नदी वाली एरिया, गंगेटिक प्लेन, दीज देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज, वहाँ पे जंगल वगैरह होते थे। अभी हम आए पेज नंबर 40 पे। सो वहाँ पे जंगल वगैरह होते थे। दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, वो इवन गंगा के आजू बाजू जो छोटे मोटे प्लेन्स होते थे, जंगल होते थे, वहाँ पे भी उनकी नहीं चली। Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin and Muhammad could force their control in these areas, but only for a short duration. मतलब अपने चिफ्टेन को भेजते थे, जाओ तुम कंट्रोल करो इन लोगों को, पर कुछ ही टाइम के लिए। अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक कभी जाते थे, डरा के आते थे, कंट्रोल करते थे, पर ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका तो मेन तो दिल्ली था, ठीक है, उनका मेन दिल्ली होता था। वो उन्होंने कोशिश की भाई आगरा, भाई वो जीते गंगेटिक प्लेन्स, मतलब गंगा के आजू बाजू के एरियाज हम जीत लें। उन्होंने सोचा हम साउथ जाके जीत लें, पर वो लोग कर नहीं पाए क्योंकि उस टाइम भी वैसा था, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और वो ध्यान नहीं दे पाते थे, तो इसलिए लोग उनके चंगुल से निकल जाते, मतलब लोग फिर वहाँ के लोग उनसे नहीं डरते थे। दिल्ली में उनका बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पावर था। इसके बाद पेज 40 पे नीचे, The Mongols under Genghis Khan invaded Transoxiana
in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after। बच्चों पेज नंबर 40 पे यहाँ पे एक पॉइंट हमने येलो बॉक्स में एक मिस कर दी, ये 1 मार्क्स में बहुत आती है। एक ये वाला इब्न बतूता, इब्न बतूता एक नाम है किसका, एक 14th सेंचुरी ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, अफ्रीका। एक अफ्रीका मतलब अफ्रीका का ये एक ट्रैवलर था जो घूमता रहता था, इब्न बतूता। ये अफ्रीका का ट्रैवलर था जो मोरक्को जगह से आया था और वो इंडिया आया था। यहाँ पे इंडिया में आके उसने चीफ्टेंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, मतलब वो घूम घूम के सारी खाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था। सो एक ट्रैवलर था, उसका नाम क्या था, इब्न बतूता। सो ये 1 मार्क में आ सकता है कि भाई इब्न बतूता कौन था। सो इब्न बतूता वॉज अ 14th सेंचुरी ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, अफ्रीका। ये आपको काम आएगा, ठीक है। येलो बॉक्स में मेरे को ये चीज इंपॉर्टेंट लगी तो आप ये कर लेना। अब यहाँ देखो, अब हम कर रहे हैं खालजी और अलाउद्दीन की बात, ठीक है। सॉरी खालजी और तुगलक की बात, ठीक है। अलाउद्दीन खालजी और मोहम्मद तुगलक, ये 2 सुल्तान थे और उनके टाइम पे दिल्ली में काफी फली फूली, मतलब दिल्ली का बहुत नाम हुआ, दिल्ली अब बड़ी। अब देखो, अब इनको भी देखो, अब ऑब्वियसली भाई पहले क्या होता था, हर कोई एक दूसरे की टेरिटरी जीतना चाहता था। भाई हर कोई चाहता था मैं जीत लूं, मैं जीत लूं। तो अभी दिल्ली पे किसकी नजर पड़ी, दिल्ली पे नजर पड़ी मंगोल्स की, ठीक है। मंगोल्स भी एक मतलब कहीं की जाति थी, उनकी नजर पड़ी और गेंगिस खान उनका राजा था, ठीक है। सो द मंगोल्स अंडर गेंगिस खान इन्वेडेड ट्रांसोक्शियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान। अभी गेंगिस खान ने क्या जीता था, गेंगिस खान ने इन्वेड करना मतलब जीतना। गेंगिस खान जो कि मंगोल्स का राजा था, उसने क्या जीता था, उसने द मंगोल्स अंडर गेंगिस खान इन्वेडेड ट्रांसोक्शियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219। उसने क्या किया था, उसने जीता था नॉर्थ ईस्ट ईरान 1219 में जीता था। अब गेंगिस खान की नज़र किस पे थे, दिल्ली सुल्तनत पे थी, उसको दिल्ली जीतनी थी। गेंगिस खान को अब क्या जीतनी थी, दिल्ली। उसने ईरान जीत लिया, वो मंगोल का राजा था। सो मंगोल का राजा था, उसने ईरान जीत लिया, अब उसको दिल्ली जीतना था। अब वो ऑनस्लॉट करने लगा। ऑनस्लॉट मतलब बहुत ज़्यादा अटैक करने लगा दिल्ली के लोगों पे, मतलब दिल्ली के राज्यों पे अटैक करने लगा। सो जो मंगोल के अटैक थे वो फुल बढ़ गए। किस किस के दौरान, जब अलाउद्दीन खालजी सुल्तान था उसके दौरान, और जब शुरू में मोहम्मद तुगलक था उसके दौरान। और इसकी वजह से मतलब मंगोल जब देखो आए दिन अटैक करता रहता था गेंगिस खान दिल्ली पे। सो इसकी वजह से इन दोनों रूलर्स को, कौन कौन रूलर्स, अलाउद्दीन खालजी और मोहम्मद तुगलक को, इनको क्या करना पड़ा, उनको अपनी जो आर्मी थी उसको मोबिलाइज करना पड़ा दिल्ली में। मोबिलाइज मतलब बढ़ाना पड़ा, क्योंकि वो मंगोल ऑलरेडी ईरान को जीत के आई थी, तो अब वो डरने लगे। सो उनको अब खतरा हो गया गेंगिस खान मंगोल से, तो अलाउद्दीन खालजी और मोहम्मद तुगलक ने अपनी आर्मी बढ़ा दी। और क्योंकि आर्मी बढ़ाई तो आर्मी कोई मुफ्त में तो नहीं बढ़ेगी, आर्मी को खाना चाहिए, पीना चाहिए, हथियार चाहिए, ठीक है, उसको फैसिलिटीज चाहिए। भाई कभी बीमार पड़े, कभी युद्ध में घायल हो, सब कुछ। तो उससे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज बढ़ गए, मतलब उनका खर्चा पूरा करना अब उनको तकलीफ वाली बात हो गई। लेट अस सी हाउ द 2 सुल्तान्स डील विद दिस। देखो अलाउद्दीन खलजी का अपना टाइम था, मोहम्मद तुगलक का अपना टाइम था, दोनों सुल्तान थे। अब देखो उन दोनों ने इस सिचुएशन से डील कैसे किया, कैसे उन दोनों ने दिल्ली में अपनी जो दिल्ली चलाई। तो दोनों में एक डिफरेंस बिटवीन की तरह पेज 41 पे दिया हुआ है। पेज 41 पे दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन की तरह दिया हुआ है कि इन दोनों ने आखिर दिल्ली चलाई कैसे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बिटवीन की तरह दिया हुआ है, ठीक है। बच्चों अब पेज 41 पे अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच में डिफरेंस बिटवीन है कि इसने कैसे शासन किया, इसने कैसे शासन किया। शॉर्ट में समझ लो, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में आएगा नहीं, पर समझ लो। देखो अलाउद्दीन खलजी है, अलाउद्दीन खलजी जब अलाउद्दीन खलजी राजा था तब दिल्ली सुल्तान था, मतलब दिल्ली का, तो तब दिल्ली पे 2 बार ही हमला हुआ था। तो अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया, दिल्ली को बचाने की कोशिश की, डिफेंड करने की कोशिश की, मतलब वो लड़ने नहीं उतर पड़ा। उसने क्या किया, अपनी आर्मी बढ़ा दी, ठीक है, उसने दिल्ली को प्रोटेक्ट किया।
जबकि मोहम्मद तुगलक में भी अटैक हुआ था। मोहम्मद तुगलक जब सुल्तान था दिल्ली का, तब उस पर भी अटैक हुआ था। पर उसने मोहम्मद तुगलक क्या था, वो लड़ाई में मानता था। ठीक है, वो क्या करता था, वो अपनी आर्मी बढ़ाता था लड़ने के लिए, मतलब वो बचता था, वो सोचता था बचें, और वो सामने अटैक करने में मानता था। अलाउद्दीन जो था, अलाउद्दीन ने अपने जो सोल्जर्स हैं उनके लिए गैरिसन टाउन्स बनाए। गैरिसन का मतलब सोल्जर्स के रहने के लिए जो फोर्ट्स होते हैं, और उसने उन टाउन्स को सिरी बोला, सिरी। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम सिरी फॉर सोल्जर्स। अपने सोल्जर्स के लिए उसने सिरी करके जगह बनाई। जबकि तुगलक ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुगलक ने ऐसी कुछ पुरानी जगह खाली करा दी, और वहां पे उसने अपने सोल्जर्स को बोला कि यहाँ रहो तुम। ठीक है, उसने मतलब कुछ खास नहीं किया अपने सोल्जर्स के लिए। और जो इतने सारे सोल्जर्स होते थे, तो जो अलाउद्दीन खालजी था, वो सब सोल्जर्स को खाना खिलाने के लिए वो जो गंगा और यमुना से, जो उनको गंगा और यमुना नदी थी, वहाँ के जो बीच में जो लैंड्स होते थे, वहाँ से जितना भी प्रोड्यूस आता, जितनी भी फसल आती थी, वो मतलब वहाँ से अपने सोल्जर्स को ऐसे खाना खिलाता था। जबकि यहाँ तुगलक क्या करता था कि मतलब उनको बोलता था तुम खुद कलेक्ट करो, खुद खाओ, ऐसा मतलब उन पे छोड़ देता था। अब कभी किसी जगह के लोग पैमाइन, जैसे एक जगह बाढ़ वगैरह आई, वो नहीं दे तो नहीं दे। ठीक है, मतलब खालजी का सिस्टम अच्छा था कि भाई तुमको यहाँ से इतना टैक्स आएगा, तुमको यहाँ से अपना खाना अरेंज करना है। फिर खालजी में क्या होता था, सोल्जर्स हैड टू बी पेड। खालजी क्या करता था, एक तरह से सैलरी देता था अपने सोल्जर्स को। ठीक है, जबकि मोहम्मद तुगलक क्या करता था, वो भी सैलरी देता था, पर उसने क्या किया था, उसने टोकन करेंसी चलाई थी। टोकन करेंसी मतलब वो टोकन करेंसी चलाता था भाई, उसने सिक्के वगैरह निकाले थे, पर वो सिक्के की कोई वैल्यू नहीं होती थी, और उसको आराम से चीट भी किया जा सके। ठीक है, उसकी वजह से उसके शासन में थोड़ा सा भाव बढ़ गए, महंगाई हो गई। जबकि अलाउद्दीन पूरी कोशिश करता था भाव को कंट्रोल करने की, मतलब महंगा ना हो, उसके सोल्जर्स को महंगा ना पड़े। अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल। मतलब अलाउद्दीन जो राजा था, तो वो बहुत ही अच्छा राजा माना जाता था, और सब उसके जो शासन को याद करते थे। उसके चीप प्राइजेस, मतलब चीप प्राइजेस, वो चीज़ों के दाम कम रखता था भाई, प्रजा ले पाए, उसके सोल्जर्स ले पाए। और उसको जो मंगोल वाले लोग घड़ी घड़ी उस पर हमले करते थे, तो वो उनको भी सहन कर गया। मतलब उसने क्या किया, डिफेंसिव रहा, वो उनसे लड़ाई करने नहीं उतरा। उसने बचत का सोचा, उसने सोचा कि सोल्जर्स मर जाए, कुछ हो, तो वो उसने डिफेंसिव रहा। जबकि मोहम्मद तुगलक के शासन को आप एक फेलियर बोल सकते हो, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा राजा नहीं साबित हुआ। उसने कश्मीर जीतने की भी सोची थी, जिसमें वो फेल रहा, सो वहाँ पे भी उसका बहुत खर्चा हो गया सेना का। फिर उसने सोचा कि वो मंगोल के साथ लड़ाई करे, तो वहाँ पे भी उसका पैसा चला गया। फिर एक फैमाइन आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया उसके यहाँ पे। ठीक है, फिर उसकी जो टोकन करेंसी उसने इंट्रोड्यूस की थी, वो जो फेक करेंसी। सो इस तरह से ये जो तुगलक था एक फेलियर साबित हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी एक ज़्यादा अच्छा सुल्तान साबित हुआ कंपेयर टू मोहम्मद तुगलक। ठीक है, सो इसमें आपने देखा कि भाई ये सारी लिस्ट पढ़ी। अब हम आए पेज 42 पे। सो अभी आपने ये सारी लिस्ट पढ़ी। ठीक है, सो सारी लिस्ट में आपने क्या पढ़ा कि आपने पढ़ा कि भाई जो मोहम्मद तुगलक था, ठीक है, इस लिस्ट में आपने क्या पढ़ा कि भाई जो मोहम्मद तुगलक था वो फेल हुआ हिस्ट्री में। ठीक है, उस पर उसकी सोच क्या थी, वो जीतना चाहता था, तब फेल हुआ। जबकि अलाउद्दीन खालजी हमेशा दब के रहता था, उसको लड़ाई नहीं करनी थी। ठीक है, सो मतलब वो ज़्यादा, मोहम्मद तुगलक थोड़ा ज़्यादा रिस्क उठाने वाला था, और खालजी थोड़ा सोच समझ के चलने वाला था। अच्छा, अब ये दोनों राजा भी हो गए। अब सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। अब 15th और 16th सेंचुरी में कौन आया, 15th एंड 16th सेंचुरी में कौन आया, तो आप वो वापस आगे मैंने टेबल टिक कराई थी, तो आप देखोगे तुगलक्स के बाद जो सैयद, आप नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स द सैयद्स एंड लोडीज डायनेस्टीज, तो कौन आया,
अब देखो अलाउद्दीन खिलजी मर गया, मोहम्मद तुगलक मर गया, उसकी डायनेस्टीज मतलब उसके शासन पूरे, तो कौन आया? सो आफ्टर द तुगलक्स, पेज नंबर 42 पे, आफ्टर द तुगलक्स द सैयद एंड लोडी डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। ठीक है, जो तुगलक्स और सैयद के बाद, तुगलक के बाद कौन आए? सैयद आए और लोडी डायनेस्टीज आए। उन्होंने दिल्ली पे रूल किया और आगरा पे रूल किया 1526 तक। और तब तक बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टैब्लिश्ड फ्लरिशिंग। और तब तक बाकी जो इंडिया के बाकी स्टेट्स थे वो भी अच्छे फल फूल गए। और ये भी टाइम था जब अफगान और राजपूत भी लोग अच्छा कर रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम तुगलक चला गया तो सैयद और लोडी डायनेस्टीज आई। ठीक है, सो सम ऑफ द स्टेट्स एस्टैब्लिश इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल। कुछ छोटे छोटे स्टेट्स भी बने हमारी इंडिया में उस टाइम जो कि बहुत पावरफुल थे। और शेर शाह सूर, फिर एक और आया शेर शाह सूर started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and challenged and defeated Mughal Emperor Humayun। अब शेर शाह सूर का एक छोटा सा राजा था, बिहार का एक छोटा सा राजा था। उसने चैलेंज किया, उसने डिफीट किसको किया? शेर शाह सूर डिफीटेड मुगल एम्परर हुमायूं। उसने, तब हुमायूं था दिल्ली का राजा सुल्तान, तो शेर शाह सूर ने हुमायूं को हराया। शेर शाह सूर डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। वो कहाँ का था? बिहार का था। बिहार का एक छोटा सा राजा था, उसने किसको हराया? डिफीटेड मुगल एम्परर हुमायूं। तो शेर शाह सूर ने क्या किया? दिल्ली को कैप्चर कर लिया, क्योंकि वो हुमायूं, दिल्ली किसकी थी? हुमायूं की थी, तो वो दिल्ली का राजा बन गया। और फिर सूर डायनेस्टी रूल्ड ओनली फॉर 15 ईयर्स, पर वो 15 साल के लिए ही राजा रहा, पर वो उसने बहुत अच्छा राजा रहा। ठीक है, शेर शाह सूर बहुत अच्छा राजा रहा। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन से 15 साल के लिए रहा। देखो, द सूर डायनेस्टी रूल्ड फॉर 15 ईयर्स, खाली 15 साल का राजा था वो, पर फिर उसने मतलब अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही उसका सारा ट्रीटमेंट था। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर। ठीक है, तो उसके बाद अकबर आ गया। ठीक है, हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर आया। तो अकबर जब राजा बना शेर शाह सूर के बाद, सो अकबर ने भी उसको फॉलो किया। ठीक है, और उसके बाद अकबर बना दिल्ली का राजा। ठीक है, अकबर कौन बना? दिल्ली का राजा। ठीक है, सो तुगलक के बाद कौन आया? सैयद और लोडीज आए। फिर शेर शाह सूर आया। शेर शाह सूर ने किसको हराया? हुमायूं को हराया। फिर शेर शाह को किसने हराया? अकबर ने हराया। ठीक है, तो इस तरह से दिल्ली को ऐसे महान महान राजा मिलते रहे और इसलिए आज दिल्ली हमारी इंडिया की कैपिटल है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द दिल्ली सुल्तान। ये दिल्ली सुल्तान की यही स्टोरी है। सो मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको टिक कराई हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना, हो सके तो सारा चैप्टर आप अच्छे से रीड करना। राइट ऑल द पॉइंट्स वेरी प्रॉपरली। द चैप्टर एंडेड हेयर टुडे। आज हमने ये चैप्टर एंड किया। सेंड मी द एंटायर थिंग ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।